नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट 8 को, जो कि आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए यानी 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और अभी तक हमने 7 टेस्ट को डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज है जो रुक्मिणी प्रकाशन से लिया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जो टेस्ट है इसमें कुल 150 प्रश्न है, जिसमें आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग से हैं, और आगे के जो प्रश्न है वो जीके और जीएस से है। तो चलिए जीके और जीएस वाले प्रश्न पे हम चलते हैं। और मैथ का जो सोल्यूशन है आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर आप इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो जाइलम एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, जाइलम एक जटिल उत्तक है। ठीक ना, सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, लेकिन जबकि यह एक जटिल उत्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी जाइलम, जो कि एक जटिल उत्तक है, सरल उत्तक नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 52 नंबर, निषेचन के दौरान निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप आपको युग्मज का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी होगा, युग्मज। और वृषण और अंडाशयों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही युग्मक जन्म कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न होगा 53 कि एक गोलीय दर्पण के प्रावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो एक गोलीय दर्पण के प्रावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु जो होता है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है, तो वो क्या होता है? वो होता है आपको अंडप यानी कार्पेल्स। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 55 नंबर है कि डीएनए का एक खंड जो कि एक प्रोटीन के जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपको जीन, उसे जीन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और डीएनए आनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 56 नंबर कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है वो सांस लेने को नियंत्रित करता है, वो होता है मज्जा। वो होता है क्या? मज्जा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि डैश सबसे नमनीय और तन्यमल धातु है, तो वो है आपको सोना, और जिसका संकेत एयू होता है, जिसका संकेत एयू होता है। तो आपको करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। सोना जो होता है वो सबसे नमनीय और आपको तन्यशील धातु होता है, और सोना सबसे आघातवर्ध धातु भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 58 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो देखिए, बायोगैस का घटक नहीं है पूछ रहा है ना, नहीं है पूछ रहा है। तो बायोगैस के घटक में आपको हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, मीथेन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी बायोगैस के घटक हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपको बायोगैस का घटक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और बायोगैस के मुख्य घटक के रूप में मीथेन माना जाता है, और मीथेन का अणुसूत्र जो होता है वो CH4 होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 59 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछ रहा है, जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 60 कहता है कि हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? तो वो प्रदान करते हैं आपको फ्लोराइड, यानी इसमें अधिक मात्रा में आपको फ्लोराइड उपलब्ध होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 61 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो जो विकल्प दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा घनत्व आपका सोना का होगा। और सोने की घनत्व की बात करें तो 19.3 इंटू 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी होगा। सोना का घनत्व सबसे अधिक है ये दिए गए विकल्पों में। जीवाश्म 62 कहता है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के डैश स्रोत हैं। तो जो जीवाश्म ईंधन है वो आपको गैर नाविकरणीय संसाधन है, गैर नाविकरणीय स्रोत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और गैर नाविकरणीय संसाधनों की बात करें तो उसमें आता है आपको कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, शैल ऊर्जा, ये सारे जो हैं वो आपको ऊर्जा के गैर नाविकरणीय स्रोत हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। 63 नंबर प्रश्न है कि स्थानांतरित ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो स्थानांतरित ऊर्जा की एसआई इकाई जो है वो जूल है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जूल होता है। आगे बढ़ेंगे 64 नंबर प्रश्न की तरफ कि किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश का सांख्यिक माप होता है? तो ये होता है आपको जड़त्व। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन डैश होगा? तो देखेंगे चंद्रमा से इसमें तुलना करना है कि चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर कम होगा। ये गलत है, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर ज़्यादा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपको नहीं होगा, सही, गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है
कि पृथ्वी पर शून्य होगा, ये भी आपको गलत है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर बराबर होगा, ये भी आपका गलत है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट ऑप्शन ये है आपका डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को डैश कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आपको पारिस्थितिक अनुकूलन। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, जैव निम्नीकरणीय। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न की तरफ। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। तो ये होता है आयरन। आयरन में जो है वो निम्न गुणांक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ कि बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो बैक्टीरिया की खोज एवी लीवेनहुक ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर बात करें जेम्स चैडविक की, तो जेम्स चैडविक ने आपको न्यूट्रॉन की खोज करी थी। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद लुई पास्चर रेबीज के टीका का खोज किया था, और चेचक के टीका का एडवर्ड जेनर ने किया था। पॉल मुलर ने डीडी टीका का खोज किया था। ठीक ना, ये सारी चीज़ आपको याद ध्यान में रखने हैं। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त प्राणी है। तो गर्म रक्त प्राणी इसमें कबूतर है। कबूतर सबसे गर्म रक्त प्राणी है और यह पंछी है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो पार्पोइसेस जो होता है वो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद चमगादड़, चूहा, डॉल्फिन आदि भी पराध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको पार्पोइसेस, और पार्पोइसेस जो है वो एक जलीय समुद्री स्तनधारी है जो आपको बिल्कुल डॉल्फिन की तरह दिखता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो है हवा में मुक्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि ध्वनि में तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है। तो ध्वनि जो है वो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से ठोस में गमन करती है, और सबसे कम आपको गैस में और निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निर्वात में नहीं होता है, गैस में सबसे कम होता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो आयरन का जो रासायनिक प्रतीक है वो लैटिन से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगा। तो इसमें उस समय गतिज ऊर्जा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ कि डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो कौन एक है जो इसमें एनेलिडा वर्ग से संबंधित है नहीं है, यानी 3 जो हैं एनेलिडा वर्ग के हैं और एक एनेलिडा वर्ग का नहीं है। तो इसमें एस्केरिस जो है वो एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बाकी केचुआ, नेरिस और जोक ये सभी एनेलिडा वर्ग से संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे, 77 नंबर कहता है कि बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है, और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वैसे आकाश का रंग अगर देखें तो वो काला होता है, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वो नीला दिखाई देता है। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। तो ये 4 कथन दिए हुए हैं आपके सामने, जिसमें से एक कथन आपको क्या है, सही है, बाकी कौन सा कथन गलत है। एक कथन गलत है, बाकी सभी कथन सही है। तो गलत कथन को हमको चुनना है। तो देखिए, अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी सही कह रहा है कि अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती हैं। लार से स्लाइवरी लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। तो ये ऑप्शन का आपका गलत है। लार में स्लाइवरी लाइपेज नहीं होता है, बल्कि पॉलीसैकेराइड्स एंजाइम होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी प्रश्न के हिसाब से आपका ये ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि डैश पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी क्या जो है वो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है आपको मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 80 नंबर प्रश्न की तरफ कि किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को डैश के नाम से जाना जाता है। तो वो जो जाना जाता है वो आपको ध्वन्यात्मकता से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ध्वन्यात्मकता। तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 81 कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिकाओं में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था। तो ये किया था पुरकिंजे ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी होगा, पुरकिंजे। और प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। डेट भी याद रखेंगे आप, 1839 में इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था।
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो ये होता है जीका बुखार, जो होता है वो एडिज मच्छर के काटने से होता है। और कौन कौन से जो रोग हैं वो एडिज मच्छर के काटने से होता है? तो उसमें है आपको डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार, ये सभी एडिज मच्छर के काटने से होते हैं। और एडिज मच्छर जो है वो दिन में काटते हैं, रात में नहीं काटते हैं, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। 83 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो कारण नहीं है पूछ रहा है इसमें, यानी 3 कारण है और 1 कारण नहीं है। तो देखिए, खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, इससे आपको खाद्य और जल प्रदूषण होता है, खाद्य प्रदूषण होता है। उसके बाद कारखानों से निकला हुआ रासायनिक अफवाह, इससे आपको जल प्रदूषण होता है। उसके बाद हमारा जानवरों द्वारा काटना, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, ना ही खाद्य प्रदूषण होता है, ना ही जल प्रदूषण होता है। तो ये हमारा आंसर जो होगा सी होगा। उसके बाद वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव से भी आपको खाद्य पदार्थ और जल प्रदूषण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न कहता है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति है वो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक है। तो यानी 20 किलोहर्ट्ज की से अधिक वाली आवृत्ति को अल्ट्रासोनिक आवृत्ति होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होती है। तो यह सभी जो होता है एक समान समतल में स्थित होता है, अवस्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 86 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो यह है आपको खंडित मानसिकता के जो रोगी होते हैं वो व्यक्ति सोचने में अनुभूति कम को होता है उनका, और व्यवहार करने के ढंग को भी प्रभावित करता है, ये खंडित मानसिकता रोग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है? तो इस संस्था के जो संस्थापक हैं वो आपको राजेंद्र सिंह है, और इन्हीं को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो वह है आपको राजेंद्र सिंह, और तरुण भारत संघ के ये संस्थापक हैं। और मेधा पाटेकर की बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटेकर। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। निम्नलिखित में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो जल के विषय में देखना है कौन सही नहीं है। तो देखिए क्या कहता है, जल एक सार्वभौमिक विलायक है। जी बिल्कुल, यह विलायक है। उसके बाद कहता है इसमें विभिन्न पदार्थों की घुलने की क्षमता है। जी बिल्कुल होता है। जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। ये आपको गलत है, क्योंकि जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, न कि 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये आपको गलत है, यानी ऑप्शन के हिसाब से ये हमारा सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होता है? तो अम्ल वर्षा जो होता है वो आपको नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल नामक रसायनों के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 90 कि पंछी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सी पंछी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है? तो बसंत गौरी, जिसको हम लोग बारबेट के नाम से भी जानते हैं, ये तनों में अपना घोंसला बनाती है, और यह बसंत और वर्षा में प्रायः आम के पेड़ों पर ये अपना घोंसला बनाती है। तो ये करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बसंत गौरी बारबेट, जो कि आपको पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का एक अन्य नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का एक अन्य नाम विली विली है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, विली विली। 92 नंबर प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है। तो आपको जो अंतिम रूप से जो उपभोक्ता खरीदता है उसको उपभोग वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग उपभोग वस्तु कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो संघ सूची में सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और आपको इसकी स्थापना, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI है, इसकी स्थापना 1935 में हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो दोनों डेट याद रखेंगे आप कि 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण आपको 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? यानी ये पूछ रहा है कि सार्क का सदस्य कौन नहीं है। तो आपको देखेंगे कि जो
म्यांमार है वो म्यांमार आपको सार्क देश का सदस्य नहीं है, और सार्क देशों के सदस्य जो हैं वो 8 हैं, और वे कौन कौन हैं? तो भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान। यानी भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो जिसमें चीन और एक म्यांमार को छोड़कर बाकी सभी जो है वो सार्क के सदस्य हैं। और सार्क की जो आपको मुख्यालय है वो काठमांडू में है, और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ये भी याद रखेंगे आप कि चोल के अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता है। तो उसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है वेलन वगाई। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, वेलन वगाई। आगे देखेंगे कि ब्रह्मदेव क्या था? तो जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था वो जो भूमि था उसको ब्रह्मदेव कहे जाते थे, और जो मंदिरों को दान दिया जाता था उसको देवदान कहा जाता था, और जो दान विद्यालयों के रख रखाव के लिए दिया जाता था उसको सालभोग कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट के लेखक थे। तो बाणभट्ट लेखक थे, तो बाणभट्ट ने किन किन को लिखा था? तो देखिए पार्वती परिणय ये जो था वो बाणभट्ट ने लिखा है, उसके बाद कादम्बरी ये भी बाणभट्ट ने लिखा है, हर्षचरित्र ये भी बाणभट्ट का लिखा हुआ है। तो ये 1, 2, 3 ये बाणभट्ट का लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और पंचतंत्र की बात करें तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है, और रत्नमालिका की बात करें तो रत्नमालिका आपको आचार्य ज्ञान सागर द्वारा लिखी गई है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। और कासिम जो है वो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करके सिंध को अपने अधिकार में ले लिया था। तो सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो 712 में आया था और सिंध को अधिकार में करके और प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बना था। तो ये करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ कि शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? तो जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था 1658 ईस्वी में, तो उस समय उसकी पुत्री जहां आरा ने उसकी सेवा करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 99 कि निम्न में से किसे जनांकीय संक्रमण का जनक कहा जाता है? तो वह है आपको फ्रैंक नोटेस्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 100 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? यानी परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त जिसको कर्नवालिस ने लागू किया था, तो उसी का लागू करने का आखिर कारण क्या था? तो जो ये जो अस्थायी बंदोबस्त था उसमें जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। यानी आपको अस्थायी बंदोबस्त में जो मालिकाना हक था वो जमींदार के ही पास था। तो जमींदार जो थे अपने वंश को आगे वो जमीन हस्तांतरित आसानी से कर दे, इसलिए यह लागू किया गया था परमानेंट सेटलमेंट। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 101 बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? और झारखंड राज्य बनने के पूर्व यानी सम्मिलित झारखंड जब सम्मिलित था तब वनाच्छित क्षेत्र बिहार का कितना था? तो उस समय आपको 17% था। और वर्तमान की यदि बात करें तो वर्तमान के बिहार में आपको मात्र 7.77 क्षेत्र पे ही वन की स्थिति है, जो कि बहुत कम है। यानी अगर कहें तो आपको कुल क्षेत्रफल का 33% हिस्सा आपको वनाच्छादित होना चाहिए, जो आपको बहुत ही बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है 7.74 के हिसाब से। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 102 कहता है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है जो स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जानी जाती है। तो जो मानसून पूर्व केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है उसको हम लोग आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आम्र वर्षा। अगला प्रश्न है कि अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो था वो आपको 1190 से लेकर 92 तक भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो कहता है 104 कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो ये है आपको हैदराबाद में, और यही जो हवाई अड्डा है वो भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हवाई अड्डा भी है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो हवाई अड्डा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, ये आपको भारत का सबसे पहला निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हवाई अड्डा है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किया गया था? तो सबसे पहले आपको 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 106 कहता है
कि निम्न में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है। तो भू आवेष्टित देश कहने का मतलब कि जो क्षेत्र चारों तरफ से क्या हो, धरती से गिरा हो, स्थल से, यानी इसको स्थल रुद्ध भी आप कह सकते हैं। तो देखिए बांग्लादेश जो है वो स्पष्ट है कि जो आपको स्थल रुद्ध देश नहीं है, एक तरफ इसके बंगाल की खाड़ी है, तो ये स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 107 की तरफ। तो 107 कहता है कि निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया समूह में शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो स्पेन जो है वो इस समूह में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में नहीं आता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क की बात करें तो उसमें चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली, ये 4 शहर हैं आपको, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। तो इसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आप चंडीगढ़ इसमें नहीं आएगा, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और क्या हो जाएगा, चेन्नई होगा, ये आपको चंडीगढ़ नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1946 में आपको जब 47 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसके एक साल पहले 1946 में जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वो आपको जेपी कृपलानी हुए थे, और जेपी कृपलानी के समय में भारत को आज़ादी मिली थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जेपी कृपलानी। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था। तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी ने दिया था, तो ये करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू से और भी कुछ प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको कि सरोजिनी नायडू ही वह प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। तो यानी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हैं, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किया था। उसके बाद सरोजिनी नायडू ही वह प्रथम महिला है जो राज्यपाल बनी थी, और वो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनी थी। तो प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, और कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की। और इसी के साथ में एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत भी कहा था। तो ये सभी चीज़ें सरोजिनी नायडू से संबंधित है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, कल प्रश्न 111 कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही कोड से उसका उत्तर का चयन करिए। तो देखिए बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय आपको पद्धति से संबंधित हैं, उसके बाद अशोक मेहता द्विस्तरीय, उसके बाद LM सिंघवी स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं, और GV के राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2143 देखिए किस में है, 2143 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 113 कि ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया। तो ये हुआ था आपको गुप्त काल की बात है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। और आपको भागवत धर्म के प्रवर्तक की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण है, और जब श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माने जाने लगा तो भागवत धर्म का नाम बदलकर आपको वैष्णव धर्म कर दिया गया था। तो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि हेंगसांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया था। तो हेंगसांग जो था वो सबसे पहले हर्षवर्धन के दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन थे ही। उसके बाद आपको पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम के राज्य में का भी उन्होंने दौरा किया था, लेकिन महेंद्र वर्मन प्रथम का राज्य का दौरा उन्होंने नहीं किया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह है आपको गोवा में, और जिसकी स्थापना आपको 1982 में करी गई थी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही ये सारे निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था। तो श्री अरविंदो घोष अलीपुर बम कांड में शामिल थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, श्री अरविंदो घोष। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ 118 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सलाह को प्रोत्साहित करता है। तो वो है आपको 43A। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो निरंतर वृद्धि जो होता है उसको मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी जब वस्तुओं का मूल्य निरंतर वृद्धि करता जाए, बढ़ता जाए, और आपको मुद्रा का मूल्य जो है वो गिरता जाए, उस स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 120 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में क्या एक समस्या है। तो देखिए असंगठित क्षेत्र जो है वो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन और आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रदान नहीं किए जाते हैं, जो एक बड़ी
समस्या है राष्ट्रीय आय की गणना करने में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, तो वो कौन सी बैंक है? तो वो है आपको नाबार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक था वो बालाजी विश्वनाथ थे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है 123 कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्न में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 को आपको अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 124 नंबर प्रश्न कहता है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो थे आपको बाल गंगाधर तिलक, और 1882 में उनको सरकार ने 4 मास की कारावास दे दिया था। तो यही वो पहले भारतीय थे जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल गए हुए थे, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। अगला प्रश्न है 125 कि वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो वो संगठन कौन सा था? तो देखिए वीरेंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा संयुक्त रूप से अनुशूलन समिति की स्थापना करी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए अनुशूलन समिति। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की तरफ। 126 कहता है कि कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से में है? तो दमन और दीव जो है ना, वहाँ पे बालक बालिकाओं का जो अनुपात है वो सबसे कम है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 127 कहता है कि देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से सबसे स्वतः कृषि मिट्टी किसे कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कपास की मिट्टी। और इस काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वो होती है आपको कपास की काली मिट्टी में। तो करेक्ट आंसर का सी होगा। आगे बढ़ेंगे कहता है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वनों की कटाई के लिए था। और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा को भी आप याद रखेंगे, इसके प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा थे चिपको आंदोलन के। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा और राजलिपि यानी देवनागरी को लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है अनुच्छेद 343 के तहत। तो ये करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है 130 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होगा तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे, और जब उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना होगा तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और इसका जो अनुच्छेद है वो आपको अनुच्छेद 94 में इसका जिक्र है कि वो अपना इस्तीफा कैसे देंगे, और इसका पद का भी जिक्र इसी में है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष। 131 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध कवि विलहन किसका राजदरबारी कवि था? तो वो आपको विक्रमादित्य के राजदरबारी कवि थे, और विज्ञानेश्वर भी इसी के दरबार में रहते थे, विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो ये भी याद रखेंगे कि विक्रमादित्य के दरबार में कौन कौन? एक तो विलहन और एक विज्ञानेश्वर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा विक्रमादित्य। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जयदेव। और इस गीत गोविंद में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का चित्रण किया गया है जयदेव द्वारा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 133 कि उनके संगठन के आधार पर क्रम में रखिए। तो क्रम इसका सजाना है। तो देखिए बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना आपको 1852 में हुई थी। उसके बाद इंडियन लीग 1875 में, इंडियन लीग 1875 में, मद्रास महाजन सभा 1884 में, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो 1876 में। तो यहाँ देखिए 1852, 1884, 1876, 1875। तो आंसर आएगा आपका 1 4 3 2। तो ऑप्शन में देखिए 1 4 3 2, 1 4 3 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 1937 ईस्वी के प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था? तो आपको 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था, जिसमें था आपको संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास। ये कुल 5 प्रांत थे जिसमें इसको कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें मेघना की, तो मेघना किसको कहा जाता है बांग्लादेश में? तो गंगा और
ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना और गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को मेघना, ये याद रखने का। अगला प्रश्न है 136 कि निम्न कथनों को गौर करें और गौर करने के उपरांत क्या करना है कि कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है बिहार का। बिहार भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, ये भी सही है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान 12वां है, ये भी सही है। यानी तीनों कथन सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको 12वां और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है वो भारत का तीसरा राज्य है। तो 12वां क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से तीसरा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला है कथन कह रहा है कि जब बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण है, ये तो सही है, पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। उसके बाद बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से शिवहर है, यानी दोनों कथन आपका सही है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है। तो सीमांत कृषि जोत का जो आकार है वो 1 हेक्टेयर से कम है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बारदो छम डैश का लोक नृत्य है। तो बारदो छम जो लोक नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, ये कथन किसका है। तो ये कथन है आपको टीपू सुल्तान का। वही टीपू सुल्तान जो हैदर अली का पुत्र था, जिसकी हत्या आपको 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा कर दी गई थी। तो यही टीपू सुल्तान था जो कहता था कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन टीपू सुल्तान का है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 141 कहता है कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का थीम क्या है। तो इसका जो थीम है वह है हेल्थ केयर में उभरती हुई चुनौतियां और एक पुनर्स्थान आयुर्वेद, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं डॉक्टर मुनी राम सकलानी हैं, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न कहता है कि हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है। तो एशिया का पहला देश की बात कर रहा है तो ये चीन है। और यूरोप की बात करें तो यूरोप में सबसे पहले जो हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च किया था वो था आपको जापान। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप कि जापान। आगे बढ़ेंगे 144 कहता है कि जनवरी 2023 में सीएम आवासीय भू अधिकार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया है आपको मध्य प्रदेश में, तो करेक्ट आंसर डी होगा। उसके बाद आगे है कि किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है। तो वह है रिकी केज, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, रिकी केज। अगला प्रश्न है 146 कि फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है। तो यह है नताशा पेरियान यागम, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और यह भारतीय और अमेरिका मूल की एक लड़की है और जो आपको मात्र 13 साल की है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि वह कौन सी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है जिसके नाम पर रायबरेली में कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। तो यह है आपको हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, जिनके नाम पर रायबरेली में कोच फैक्ट्री का नाम बदल दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी होगा, रानी रामपाल। अगला प्रश्न है कि भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहां पर आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है ढाका, बांग्लादेश में, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, तो करेक्ट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी, कावेरी क्या है। तो ऑपरेशन कावेरी जो है ना, वो सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा चलाया गया यह अभियान है। और इसकी घोषणा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा 23 अप्रैल 2023 को करी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इस प्रकार ये टेस्ट हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया। और अगले वीडियो में हम लोग सेट 9 को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।